हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। और मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। टुडे वी विल डिस्कस बायोलॉजी, द चैप्टर द सेल। वी हैव डिस्कस अप टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कस कर रहे थे बेटा, लेक्चर नंबर 9 हो चुका था। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 10। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने बच्चों डिस्कस कर लिया था, ये देखिए थोड़ा बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। लेक्चर नंबर 9 में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। देखिए यहाँ से स्टार्ट करा था लेक्चर नंबर 9। सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था। डिस्कवर्ड किसने किया था, सेल वॉल कैसा होता है, इम्प्रीमेबल होता है, ये सब उन्होंने डिस्कस करा था। इसके बाद क्या डिस्कस किए थे, लेक्चर नंबर 9 में उन्होंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। और आगे देखिए, इसके बाद ये डिस्कस करा था हम लोगों ने, ये देख लीजिए। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल, 3 लेयर्स होती हैं सेल वॉल में। ये सब ने बता दिया था आप लोग को। लेक्चर्स रिकॉर्ड भी है, आप लोग देख सकते हैं उस पर। इसके बाद बेटा उन्होंने क्या डिस्कस किया था, फिर डिस्कस किया था हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म। ये देखिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया था। कि मैं थोड़ा कैमरा सेट कर देता हूँ। ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया था। ये देखिए कैमरा सेट कर लेता हूँ अच्छे से। ये देखिए, ठीक है। यहाँ तक बेटा हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियस हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है। डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी which controls all the cellular metabolism and the genetic information of the cell। इसलिए बेटा सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन या कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ द सेल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग डिस्कस किए थे। क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है 85%, डीएनए होता है 0.5 मतलब 5%, एंड थर्ड आरएनए होता है 10%। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टुडे टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ओके, कैमरा अच्छे से सेट कर दूं कि आप लोग को भी दिखे। कैमरा सेट क्यों नहीं हो रहा है, ये यहाँ तक ठीक है। रिप्लाई करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करिएगा आप लोग, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। टुडे इज लेक्चर नंबर 10। टॉपिक इज द सेल। ओके, न्यूक्लियस बेटा स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि न्यूक्लियस डबल वॉल होता है, ठीक ना। इस पे 2 वॉल्व होते हैं। तो क्या क्या न्यूक्लियस में हमें दिखता है, इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें 4 पार्ट्स दिखते हैं। ओके, कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट्स, या आप कह सकते हैं 4 कंटेंट। दोनों एक ही बात है। कौन कौन से बेटा पार्ट होते हैं, देखिए सबसे बाहर का जो एनवलप होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट हो गया न्यूक्लियर।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, या इसको आप कह सकते हैं न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप, या बेटा आप कह सकते हैं इसे कैरियोथिका, कैरियोथिका, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी। सेकेंड, न्यूक्लियर सैक, जो इसके अंदर न्यूक्लियस जो लिक्विड भरा होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर सैक, न्यूक्लियर सैक, या आप इसे बोल सकते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट, या कह सकते हैं कैरियोलिम। देखिए सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। कैरियोलिम, लिम, थर्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस को बच्चों कहा जाता है न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस। एंड फोर्थ जो पार्ट है इसके अंदर क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड, या आप इसे कह सकते हैं क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। So there are following four parts of nucleus. Okay? अब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और इसको कुछ समझते हैं कहाँ कहाँ लोकेट होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। वॉइस क्लियर आ रही है सब लोग? रिप्लाई कर दीजिएगा एक बार मैसेज। हम लोग पहले डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर। देखिए बेटा जो सबसे बाहर का इसका पार्ट होता है, देखिए एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, एज्यूम करिए ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस पे देखिए डबल, ये देखिए ठीक है, ये देखिए ये तो डबल वॉल होगी। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर जो बेटा जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, थोड़ा गैपिंग रखिएगा, इस पर देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखिए स्पाइरल सांप की तरह दिखता है, स्नेक टाइप का। इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए ये, इस बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस, और यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसे, ये देखिए आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, मैं रफली बना रहा हूँ, समझ लीजिएगा। तो देखो बेटा ये जो सबसे बाहर बाहर की मैंने बाउंड्री बनाया है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो सर्कुलर बनाइएगा। इट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा? ये यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेन देखिए हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करें तो देखिए न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन हो गए? दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन देखो तो यहाँ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये देखिए गैपिंग है, गैपिंग है इसके अंदर, छेद है, पोर्स है छोटे छोटे। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। एक पोर को न्यूक्लियर पोर, ढेर सारे होंगे तो न्यूक्लियर पोर्स कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? और ये जो एंडोक्राइन रेटिकुलम इसमें ऐड है, इसमें कुछ ईआर के ऊपर एंडोप्लाज्मिक वो राइबोसोम स्टिक होते हैं, ये देखिए सर्कुलर स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर।
ये देखिए, तो ऐसे ही यार जिसपे राइबोसोम भी प्रेजेंट हो, ये राइबोसोम है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे यार को क्या बोलते हैं बच्चों, RER। और जिस पे राइबोसोम नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और RER का मतलब हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। इसको हम लेबलिंग कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ लिक्विड फिलअप रहता है, फ्लूइड, फ्लूइड को फिलअप कर दीजिए, ये देखिए। इस फ्लूइड को बच्चों कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, क्लियर, वॉइस क्लियर आ रही है, जरा रिप्लाई करिए आप लोग, वॉइस मैसेज कीजिए। श्रेया वॉइस सही आ रही गुड़िया? यस सर। यस सर। वेरी गुड, एकदम क्लियर है ना, ऑल क्लियर? यस सर। वेरी गुड। लेट में आपने ज्वाइन किया, कहाँ थे आप? चलिए समझिए, न्यूक्लियस के बेटा बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। लेक्चर 9 का आ गया, आज लेक्चर 10 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। आप देखिए इसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ देखिए ऐसे थ्रेड्स बना दीजिए, ऐसे ऐसे समझ लीजिएगा आप, लेक्चर से नोट कर लेना गुड़िया, पहले समझो। ऐसे थ्रेड्स होते हैं, इनको बेटा कहा जाता है क्रोमैटिन थ्रेड। यहाँ लिख देता हूँ क्रोमैटिन थ्रेड्स। देखिए क्रोमैटिन थ्रेड्स से ही क्रोमोजोम्स बनता है। क्रोमोजोम्स किससे फॉर्म होता है? क्रोमैटिन थ्रेड से। जब सेल का डिवीजन होता है, तब एक सेल से दो सेल बनती है, तो उसे बोलते हैं सेल डिवीजन। जब सेल बेटा डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाती है। जब ब्रेक होता है तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, धागे की तरह, ये बाहर चले आते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ देखिए लिक्विड होता है ना, यहाँ पे चारों तरफ लिक्विड होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। इसको गुड़िया कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साइटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो ये थ्रेड्स बाहर चले आते हैं यहाँ पे, और ये मोटे मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। और थिक होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्रोमोजोम्स का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ना। और मैं सबका देखिए एक एक फंक्शन बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा। मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लिखना पड़ेगा। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फर्स्ट इसके 4 पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन थ्रेड्स या क्रोमैटिन फाइबर। देखिए जो सबसे ये बाहर का ये लेयर है, ये न्यूक्लियस है। सबसे बाहर की जो लेयर है ये, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितने लेयर से बना है? 2 लेयर से, 1 and 2। इट मीन्स nucleus is surrounded by 2 membrane, separate nucleoplasm from cytoplasm। न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसके अंदर लिक्विड भरा उसको बोलेंगे न्यूक्लियो, इसके अंदर भी एक लिक्विड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और बाहर बाहर जो साइटोप्लाज्म, इन दोनों का अलग कौन करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक ना। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज माइन्यूट पोर्स। देखिए इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोपोर्स। ये लिखा है न्यूक्लियर पोर्स या न्यूक्लियोपोर भी कहा जाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोपोर।
कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, एक ही बात है, न्यूक्लियोपोर्स। ठीक है, न्यूक्लियोपोर्स टेक्स पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। यहाँ से यहाँ तक मटेरियल जो इंटर करता है वो इसी के थ्रू इंटर करता है, ऐसे गया यहाँ से बाहर चला है, यहाँ से अंदर गया, अंदर से बाहर चला है। ये मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, कौन? न्यूक्लियोपोर्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। सेकेंड देखिए, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है अंदर अंदर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये इसका क्या फंक्शन है बेटा? तो द पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का जो पार्ट अंदर होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज enclosed by a nuclear membrane is called as nucleoplasm। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या दिख रहा है देखिए, इट कंटेन्स क्रोमेटिन फाइबर्स एंड न्यूक्लियोलस। बस इतना ही लिखना है न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तो आप लोग वीडियो से लिख लीजिएगा, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ सबका। थर्ड देखिए है न्यूक्लियोलस, ये जो गोला गोला दिख रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी बेटा एक न्यूक्लियस तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसे न्यूक्लियोलस को हम लोग एक नाम और बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या देखो यहाँ हमने लिखा है, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है ना। न्यूक्लियोलस को बेटा डिस्कवर्ड किया था, न्यूक्लियोलस इज डिस्कवर्ड बाई, ये थोड़ा सा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। उनका नाम फ्रॉन्टाना था। न्यूक्लियोलस इज डिस्कवर्ड बाई फ्रॉन्टाना, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, फोंटाना, FONTANA, फोंटाना। फोंटाना ने किसके डिस्कवरी किया था? न्यूक्लियोलस की। ये आपके NTSC के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए नहीं, याद रखिए तो अच्छी बात है। न्यूक्लियोलस इज डिस्कवर्ड बाई फोंटाना, FONTANA। देखो ना, यूजुअली किसी सेल में एक ही न्यूक्लियोलस होते हैं, यूजुअली one nucleolus is present in each nucleus, but sometime more than one nucleolus are present। कुछ सेल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का बता? तो इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ RNA एंड साइट ऑफ rRNA। ये RNA का क्या है? स्टोर हाउस है, इसके अंदर RNA स्टोर रहता है। तो मैं RNA का फुल फॉर्म लिख दूंगा, RNA स्टोर रहता है, और एक होता है rRNA, R फॉर रेड, rRNA। 3 तरह का RNA होते हैं, rRNA, tRNA, mRNA। तो इसमें rRNA का इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। द हाउस ऑफ RNA एंड साइट फॉर, साइट माने जगह, प्लेस, फॉर rRNA ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ राइबोसोमल या राइबोसोम असेंबली। यानी सीधे समझ लो, इसका मेन काम है rRNA को बनाना, और राइबोसोम बेटा यहीं पर बनता है। कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। तो इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहा जाता है। ठीक है। और न्यूक्लियोलस को फंक्शन करने के लिए इसमें कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, यानी कैल्शियम की। आप आयन ना याद करिए, कैल्शियम याद करिए। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को मेन काम करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? कैल्शियम चाहिए। ये भी आपके NTSC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को आना चाहिए। अब देखिए फोर्थ पार्ट रह गया कौन सा? क्रोमेटिन थ्रेड। ये क्रोमेटिन थ्रेड फोर्थ पार्ट, या क्रोमेटिन फाइबर्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये देखिए धागे की तरह होते हैं, इट इज लुक्स लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या इसके बारे में लिखेंगे आप लोग? अ डार्कली स्टेन्ड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स आर, chromatin threads form a network is called chromatin reticulum। ये जो नेटवर्क बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन
रेटिकुलम, एक वर्ड याद रखिएगा, क्रोमैटिन रेटिकुलम। ये क्या है बच्चों? नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड। तो ये इस तरह से बन गया, उलझे हुए आपस में, इसको क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। तो क्रोमैटिन फाइबर्स क्या करते हैं? आपस में मिक्स होकर के क्रोमैटिन रेटिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं। और इसका किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्रोमोजोम्स का। तो एक चीज और लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन क्लियर है ना कुछ बेटा? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। देखो, हम लोग न्यूक्लियस को बोलते हैं एक्चुअली में ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलर ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितने फंक्शंस होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। जैसे हम लोग का ब्रेन है, अगर ब्रेन नहीं होता तो हम लोग की बॉडी में कोई फंक्शन कंट्रोल नहीं हो सकता, है ना? तो जैसे हम लोग को बॉडी में ब्रेन फंक्शन करता है, सेम बेटा उसी तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस वर्क करता है। ठीक है ना? ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेल का ब्रेन कौन है? न्यूक्लियस है। ठीक है ना? इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं? देखिए, फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक का क्या मतलब होता है? किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जितने प्रोसेसेस होते हैं उनको बेटा हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसको ध्यान रखिएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब किसी भी लिविंग बॉडी या सेल के अंदर जितने प्रोसेसेस होते हैं बेटा, टुगेदर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है? ठीक है? It control all the metabolic activities of the cell. Activities of the cell. सेकेंड फंक्शन आप क्या लिख सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम भी देखिए न्यूक्लियस के अंदर बनता है। तो सेकेंड फंक्शन क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ठीक है? और क्या लिख सकते हैं? इट रेगुलेट सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब होता है एक सेल से दूसरी सेल बनती है, सेल डिवीजन। सेल साइकिल ना समझ में आए तो आप सेल डिवीजन या सेल फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है? और क्या करता है बेटा? देखिए, सेल के अंदर जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं उससे क्रोमोजोम्स बनता है, और क्रोमोजोम्स पे जीन्स होते हैं जो आपके पेरेंट्स के करेक्टर को बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं हेरिडेटरी करेक्टर। एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन, वो भी किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से होता है। एक ये भी आप लिख सकते हैं, इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड कंसर्न, या रिलेटेड कर दीजिए, कंसर्न विथ
द ट्रांसमिशन स्पेलिंग क्या होगा? TRANSMISS होगा। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी करेक्टर। जिसको मेरा हेरिडेटरी करेक्टर न समझ में आए वो आप लिख लीजिए पेरेंट्स करेक्टर, पेरेंट्स करेक्टर, या ये भी न समझ में आए तो लिख लीजिए जेनेटिक करेक्टर। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए फादर है तो फादर का अगर हाइट ज्यादा है तो बच्चे की भी हाइट ज्यादा होती है। फादर का हेयर ब्लैक है तो बच्चे का भी ब्लैक होता है ना। मदर का ब्लैक है तो बच्चे का भी ब्लैक होता है। जैसे इंडिया में आप देखिए जनरली लोगों का आइज कैसा होता है? ब्लैक होता है। हेयर कैसा होता है? ब्लैक होता है। स्किन क्या है? कलर है। इंडियन की स्किन देख के आप बता देंगे इंडियन है। अमेरिकन होंगे तो अमेरिकन जो अंग्रेज होते हैं उनकी स्किन अलग होती है, आइज अलग होती है ना। हेयर का कलर अलग होता है, हाइट ज्यादा होती है। ये सब क्या होते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है बेटा। तो जेनेटिक कैरेक्टर क्या करता है? ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे आप लोग के अंदर आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होंगे, ठीक ना। डीएनए टेस्टिंग करने पता चल जाएगा कि आपके पेरेंट्स आपको ओरिजिनल, ये भी पता चल जाता है बेटा। इससे कभी ध्यान दो, कभी फिंगर जो प्रिंटिंग होती है ना, हाथ पे जो उंगलियों के निशान होते हैं ना, फिंगर प्रिंट, वो कभी मैच नहीं करता किसी को, इसी वजह से, क्योंकि हमेशा नए नए पेयर्स बनते हैं। पेरेंट्स के कैरेक्टर जब ट्रांसफर होते हैं तो हाफ कैरेक्टर फादर से आता है, हाफ कैरेक्टर मदर से। 50% फादर्स कैरेक्टर आएगा, 50% मदर से। किसके थ्रू आएंगे? फादर्स आएंगे स्पर्म के थ्रू। स्पर्म को हम लोग मेल गैमिट बोलते हैं। और मदर से आता है एग के थ्रू। एग को हम लोग फीमेल गैमिट बोलते हैं, या उसको हम लोग ओवम भी कहते हैं, OVUM। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स। ठीक बेटा। और एक हम लोग लिख सकते हैं इसका फंक्शन। ये और क्या फॉर्म करता है? सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या मतलब होता है? जिससे हमारी बॉडी बनती है या स्ट्रक्चर्स बनते हैं सेल्स के, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। ये बॉडी में पार्ट्स को बनाते हैं ये प्रोटीन, उनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये बेटा फंक्शंस हो गए किसके? सेल्स के हो गए। ठीक है भाई। एक चीज थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं कि क्रोमोजोम्स क्या होता है। क्रोमोजोम, तभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं, उसी से बेटा क्रोमोजोम्स बनता है। मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से बताता हूँ, समझिए। क्रोमोजोम्स, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा है। एक को हम लोग बोलेंगे क्रोमोजोम, एस को हटा दीजिए आप, तो क्रोमोजोम याद रखिए। बेटा जब सेल डिवीजन होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो क्रोमेटिन थ्रेड्स क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं और छोटे होके मोटे मोटे हो जाते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। देखिए ध्यान समझिए। जैसे देखिए ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, ये सेल है, और ये बेटा क्या है? न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस चारों तरफ एक लिक्विड फिलअप रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये तो देखिए जब ये सेल का डिवीजन होगा, यानी ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाती है ना। क्या होगा यहाँ पर? न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा या डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। इसको बेटा हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस।
कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या हो गया? न्यूक्लियस डिवीजन यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस। अब आप सोचिए जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस मतलब बताओ यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं इसके अंदर? देखिए मैं रेड पेन से बना देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं धागे की तरह, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन थ्रेड्स या फाइबर, दोनों एक ही बात है। बच्चों जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स धागे की तरह होते हैं, क्या हो जाएंगे? कम्स आउट, बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले आएंगे? इनटू साइटोप्लाज्म। कहाँ से आएंगे? फ्रॉम न्यूक्लियस। और क्या हो जाते हैं बच्चों? और बिकम थिक, बिकम शॉर्ट एंड थिक। छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। ठीक है। और जब ये शॉर्ट और थिक हो जाते हैं तो इन्हीं को बच्चों कहा जाता है क्रोमोजोम। बिकम शॉर्ट एंड थिक, इसे कहा जाता है कॉल्ड क्रोमोजोम। गुड़िया समझ में आ रहा है? सर आ रहा है, लेकिन आपकी बीच बीच में से आवाज चली जा रही है। इतना देर से बताया क्यों नहीं आपने? आपको रिप्लाई करना चाहिए था ना। अब वॉइस आ रहा है सही? सर अभी आ रही थी बताया करो बेटा, कहीं दिक्कत हो तो बताया करिए, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, तो फिर बाद में भी नहीं समझ में आएगा। अब आवाज सही है? रिप्लाई करिए। अब सही आ रहा है? आ रहा हेलो, है। हाँ तो बता देना। तो कैसे होता फिर समझ लीजिए, न्यूक्लियस से जो थ्रेड से बाहर चले आते हैं, कहाँ चले आएंगे? यहाँ पे चले आएंगे, यहाँ से निकल के यहाँ न्यूक्लियस के बाहर। और जब न्यूक्लियस बेटा टूटता तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्रोमेटिन थ्रेड्स जब आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में यानी कि बाहर चले आते हैं, तो वो छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। शॉर्ट मतलब स्मॉलर, स्मॉलर और थिक हो जाते हैं, और उसी का बेटा नाम हो जाता है क्रोमोजोम्स। ठीक है ना? क्रोमोजोम्स बेटा देखने में ऐसे दिखते हैं, देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं ये देखिए, और इसके 4 आर्म होते हैं। 1, एक बेटा ये हो गया 2, इसी तरह देखो नीचे होता है, देखो ये 1, और एक और ये होता है ये क्रोमोजोम्स है। ठीक है ना? तो क्रोमोजोम्स में कितने पार्ट दिख रहे हैं? देखिए आप ध्यान से, क्रोमोजोम्स में कितने पार्ट दिख रहे हैं? 4, 4 इसके आर्म दिख रहे हैं, है ना? तो क्रोमोजोम्स के बेटा 4 आर्म्स होते हैं। ठीक है ना? ये देखिए 1, 2, 3, 4। तो कितने आर्म्स हो गए इसमें? 4 आर्म्स हो गए। क्रोमोजोम्स में 4 आर्म्स होते हैं। जैसे आप अगर अपने बॉडी का सोचे तो आपके ऊपर 2 हाथ 2 नीचे पैर, उसी तरह सेम होते हैं। ये आपके हैंड्स हो गए और ये आपके लेग्स हो गए। आप देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है ना, गोल सा दिख रहा है, ये देखिए ये पार्ट, इसको बेटा कहा जाता है सेंट्रोमियर। ठीक ना? इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। CENTRO, सेंट्रोमियर, MERE। ठीक है? और इनके बेटा ये जो चारों आर्म दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आर्म दिख रहे हैं इनके, इस पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर चिपके होते हैं। ये देखिए ऐसे, इस पे भी इस तरह रहता है, गोल गोल छोटे छोटे। इसको बेटा जीन्स कहा जाता है, यही जीन है। और इसी जीन में हम लोग के करेक्टर्स रिकॉर्ड होते हैं। करेक्टर्स मतलब मतलब हम लोग का स्किन का कलर कैसा है, हम लोग की हाइट कैसी है, आईज का कलर कैसा है ना बेटा, हम लोग को सोचने की कैपेसिटी कैसी है।
तो जैसे पेरेंट्स को होगा उसी तरह बच्चे भी बॉर्न होंगे। पापा गोरे हैं तो बच्चे भी गोरा होगा, मम्मी गोरी तो बच्चे भी गोरे होंगे, यानी दोनों का करेक्टर बच्चों में बेटा दिखता है। मान लो पापा किसी के सांवले हैं, ब्लैक हैं, मान लो कोई वेस्ट इंडीज का है कोई मेल, और अमेरिका के मान लो कोई फीमेल है, तो अमेरिका की फीमेल तो खूब गोरी होगी, अंग्रेज है वो, और जो वेस्ट इंडीज के होंगे वो काले हैं, है ना। तो अब सोचो उनका बेबी कैसा होगा, दोनों का मिक्सअप सावला टाइप का हो जाएगा, ना वो वाइट होगा ना ब्लैक होगा। ये सब करेक्टर इसी में रहते हैं, इसको बेटा जीन कहा जाता है। एक को जीन और सबको मिला के जीन्स, इसी में करेक्टर रिकॉर्ड होते हैं। ये बात समझ में आ गया, समझ में आई कि नहीं। और देखिए ये या ध्यान समझिएगा ये कैसे क्रोमोसोम्स बना है। तो एक्चुअली में देखो, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है ना। एक पार्ट ये पूरा देखिए यहां से लेकर के ये देखिए, ये पूरा ऐसे एक पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है, और एक पार्ट बेटा इधर से ये देखिए ऐसे। तो दो ऐसे पार्ट होते हैं, देखो मैं फिंगर रख रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। तो एक जो पार्ट है इसको क्रोमैटिड कहते हैं, और सेकेंड वाला भी क्रोमैटिड। तो कितने क्रोमैटिड मिलके एक क्रोमोसोम्स बना रहा है बताइए आप लोग। एक क्रोमैटिड ये फिंगर समझिए, या मैं पेन रख देता हूँ आप समझिए, एक ये क्रोमैटिड एक ये क्रोमैटिड, दोनों देखो ऐसे आपस में जुड़ गए, क्रोमोसोम्स बन गए। यानी कि एक क्रोमोसोम्स में कितने क्रोमैटिड होते हैं, दो क्रोमैटिड, एक ये क्रोमैटिड एक ये क्रोमैटिड, ठीक है ना। यानी कि एक क्रोमोसोम्स कितने क्रोमैटिड से बना होता है ये बता सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कितने क्रोमैटिड, तो हम लोग यहाँ बेटा लिखेंगे कि टू क्रोमैटिड्स फॉर्म वन क्रोमोसोम। ये देखिए, और जीन्स जो मैंने भी बताया था आपको, इस पर देखिए ये गोल गोल स्ट्रक्चर, ये इस पे ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जीन। ये सब जो बनाया हमने गोल गोल ये सब। तो कितने जीन्स होते हैं बेटा एक क्रोमोसोम्स पे, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। ह्यूमन की बात हो रही है, तो अबाउट लगभग 30,000 टू 40,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन वन क्रोमोसोम्स। वन क्रोमोसोम्स मतलब उसके 4 आर्म्स पे, चारों आर्म्स पे अगर जोड़ दिया जाए तो कितने होंगे, 40,000 बेटा जीन्स होते हैं, ठीक है ना। तो जीन्स बहुत ढेर सारे होते हैं, ठीक है ना, और यही ट्रांसफर होते हैं इसमें, पेरेंट्स से उनके बेबी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक बेटा। और जीन्स को बारे में हम थोड़ा सा डिफाइन ये कर सकते हैं कि जीन्स क्या करते हैं, कभी कोई एग्जाम पूछा था कि जीन्स क्या है, इसको भी एक पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जीन्स या ऐसे लिख लेते हैं, देखो ये एक नोट पॉइंट हो गया, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है ये, रुको जब कैमरा बेटा सेट कर। देखिए एक और लिख लेते हैं कि जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, ऐसे लिखिए, क्रोमैटिन थ्रेड्स थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ, देखिए दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है बेटा डीएनए, डीएनए का आप लोग फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एसिड, ये। और सेकेंड जो इसका पार्ट है उसको बेटा बोलते हैं प्रोटीन,
कौन सा प्रोटीन इसमें होता है, तो उसका प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। तो जीन क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि बताइए जीन क्या है, तो जीन बेटा डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, द स्मॉल सेगमेंट। ध्यान समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। मैं इसको रेड पेन से टिक कर देता हूँ, इसको जरूर याद करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्या है बेटा, तो द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा पार्ट है बेटा, ये कोई नया चीज नहीं है। एंड कैसा काम करता है, एक्ट्स एज क्या लिख दें, यूनिट, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मतलब माता पिता करेक्टर्स को, पेरेंट्स के करेक्टर को उनके बच्चों में ट्रांसफर करने का काम करता है, और सबसे छोटा है। यूनिट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई सबको, इतनी बात समझ में आ गई, बताइए। यस सर। एक वेरी गुड, वॉइस क्लियर है ना हमारी बेटा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करिए आप, कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस बेटा अपसेंट कहाँ होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है। देखो प्रेजेंट तो हर जगह होता है, अपसेंट कहाँ होता है ये याद किया जाता है। तो न्यूक्लियस इज अपसेंट, कहाँ कहाँ अपसेंट होता है, तो इन, पहला बेटा लिखिएगा सीव ट्यूब। अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे सीव ट्यूब होता क्या है। तो सीव ट्यूब ऑफ वैस्कुलर बंडल। देखो ना, वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोयम। जाइलम और फ्लोयम जो होता है ना, प्लांट में पाया जाता है। जाइलम पानी, वाटर और मिनरल्स को लीफ तक ले जाता है, और जब लीफ में फूड बन जाता है, तो फूड को चारों तरफ कौन ले जाता है प्लांट में, फ्लोयम। इन दोनों को एक साथ बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और कहाँ अपसेंट होता, पहला चीज तो हो गया सीव ट्यूब में नहीं पाया जाता है। दूसरा गुड़िया लिखिएगा आप लोग, ये आरबीसी जो हमारी बॉडी में होता है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, जब वो मेच्योर हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, भाई मान लो आज आरबीसी बना रेड ब्लड सेल्स, कुछ दिन बाद वो बड़ा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। जैसे हम लोग पैदा होते हैं तो तुरंत बड़े थोड़ी हो जाते हैं, धीमे 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 करके हम लोग फिर मेच्योर बड़े हो जाते हैं। तो जो मेच्योर आरबीसीएस होता है, आरबीसीएस का मतलब क्या हो गया, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स मेन बोला जाता है बेटा। इसको बच्चे रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं इसको, वैसे कॉर्पसल्स कहा करिए आप लोग। ऑफ मैमल्स, मैमल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, हम लोग मैमल्स हैं जिनके बॉडी पे हेयर हो और क्या हो, मेमरी ग्लैंड हो। मेमरी ग्लैंड का मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो अपने बच्चों को मिल्क पिलाते हैं एनिमल, उनको मैमल्स कहते हैं। चूहा भी क्या है, मैमल्स है, ठीक है ना। वेल भी मैमल्स होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मेच्योर आरबीसीएस में क्या नहीं पाया जाता है, ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और एक चीज और याद कर लीजिए, आरबीसीएस में सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं पाया जाता। आरबीसीएस लैक सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनलिस, ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेल ऑर्गेनलिस क्या बोलते हैं, जो सेल के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लाइक कौन कौन से, कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गोल्गी बॉडीज। और बचाइए, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या लिख सकते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या लिख सकते हैं, लाइसोसोम। क्यों एब्सेंट हो जाता है, इस पर थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग।
कि आरबीसीएस में लैक मतलब नहीं पाया जाता, लैक मतलब अब्सेंट, क्या क्या, न्यूक्लियस भी अब्सेंट है और सेल्स ऑर्गेनेल्स भी अब्सेंट है, लैक होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बच्चों ये कि देखिए आरबीसीएस का मेन काम होता है ना कि बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 को फ्लो करना। जो हम लोग सांस लेते हैं तो पूरे बॉडी में कौन लेके जाता है? रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स, मान लो ये रेड ब्लड सेल्स है, अब इसके अंदर न्यूक्लियस भरा रहेगा, मान लो न्यूक्लियस भरा रहेगा, यहाँ पर सारे ऑर्गेनेल्स भरे रहेंगे, तो इसमें जगह कहाँ बची? ऑक्सीजन कैसे ले जाएगा? इसलिए इसके अंदर ये सारे चीजें न्यूक्लियस सब क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। कि कैसा होता है? सिर्फ ऐसे दिखता है ना, ऐसे बस दिखता है। इसका रीजन क्या हुआ? रीजन बेटा ये हुआ कि बिकॉज रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन, सो a space is required inside RBCS. It is the reason that nucleus and cell organelles absent in RBCS. तो क्या रीजन हो गया? टू कैरी O2 एंड CO2 को कैरी करने के लिए, फॉर ऐड कर दो, फॉर टू कैरी। अब हीमोग्लोबिन के अंदर को लाल दिखता है ना, इसके अंदर बेटा एक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसी की वजह से रेड ब्लड सेल्स रेड दिखता है और हमारा ब्लड भी लाल होता है। हमारे ब्लड का रेड होने का मेन रीजन क्या है? हीमोग्लोबिन, HAEMO, हीमो, GLOBIN, ग्लोबिन। हीमो मने आयरन और ग्लोबिन मने प्रोटीन। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। इसलिए बच्चों हम लोग को जो लोहे की कढ़ाई आती है ना, उसमें खाना बना के खाना चाहिए। पालक उलक जरूर खाना चाहिए, पालक में आयरन होता है। आयरन जितना आप खाएंगे उतना आपका ब्लड रेड होगा, आप मतलब हेल्दी दिखेंगे, आपका चेहरा रेड दिखेगा, आप सुंदर दिखेंगे। अब पता ब्लड की कमी हो गई तो उसको बच्चों कहा जाता है एनीमिया हो गया। डॉक्टर पास जाएंगे, कहेंगे भैया आपको एनीमिया हो गया। अब एनीमिया हो गया तो क्या करना पड़ेगा? फिर वही डॉक्टर कहेंगे आयरन गोली खाइए, पिल्स दे देंगे आपको, है ना, आयरन दे देंगे और आयरन कहेंगे आप खाइए, है ना। फिर कहेंगे पालक का जूस पीजिए, लोहे कढ़ाई में खाना, तो अभी से करिए। क्या जरूरी डॉक्टर पास जाने की? जब हमको पता कि इससे कमी हो सकती है तो उसको हमको पहले ही मेंटेन करके रखें। सही है? बताइए, रिप्लाई करो बेटा। वॉइस क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आ गई। न्यूक्लियस तक हम लोगों ने बेटा डिस्कस कर लिया। अब ये चैप्टर हमें लग रहा है नियर अबाउट आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। कल भी क्लासेस आपकी इसी तरह 4 बजे से रहेंगी, ठीक है ना। कल 4 o'clock पे रहेगी। कल जो भी चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है, कल ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। आज समझ में आया बेटा लेक्चर? क्या तो हम लोग चलिए की कल क्लास में? हाँ बेटा, सर और कोई नहीं है हम लोग की क्लास में? आ जाएंगे, अभी ऐड हो जाएंगे सब। आज मैं बस बहुत दिन बाद क्लास स्टार्ट कर रहे ना, तो आधे लोगों को तो अभी खबर नहीं होगी। मैसेज तो किया था, ऐड नहीं हुए। आपकी क्लास चली? हाँ, तो ऐड हो जाएंगे बच्चे, ठीक है ना बेटा। आप कंटिन्यू रखिए, ओके। चलिए फिर बेटा, कल मिलते हैं, 4 बजे क्लास रहेगी। ओके, चलो, बेस्ट ऑफ लक, बाय।